हेलो दोस्तों, लंबे समय इंतज़ार के बाद सॉल्यूशन जिसको विलियन कहते हैं, ये पार्ट 4 को आप देखने जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो बने रहिए। मेरा नाम है पंकज सर और आप देख रहे हैं दी साइंस वर्ल्ड केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग अब टर्म डिस्कस करते हैं, ये नॉर्मलिटी। क्या डिस्कस करते हैं? नॉर्मलिटी। ओके, ये टर्म डिस्कस नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी है क्या एक्चुअली में? कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 cc सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, जैसे स्मॉल एम से मोलालिटी को डिनोट किए थे, कैपिटल एम से मोलारिटी को डिनोट किए थे, उसी तरह से कैपिटल एन को नॉर्मलिटी से डिनोट करेंगे। तो नॉर्मलिटी ये ज़्यादा खास करके आईएसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है बोर्ड में। कभी कभार इससे थोड़ा मोड़ा हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मल सॉल्यूशन पर। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ आपको मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 कंसंट्रेशन पर थोड़ा ध्यान देना है आपको, जो आईएससी के एकेडमिक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये कंपटीशनल में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में इससे न्यूमेरिकल प्रश्न और इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे नॉर्मलिटी बेस्ड पर। फिर भी सिलेबस में है तो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा और यही नॉर्मलिटी आपको हेल्प करेगा ये आगे चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा इसका कंसेप्ट है। तो नॉर्मलिटी हम क्या जानते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता है क्या? जैसे नॉर्मलिटी हम लोग कहते हैं, इसी से ये कंसेप्ट से फार्मूला बनाया गया है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, तो इसी से ये कंसेप्ट बनाया गया है। अब थोड़ा सा ये जैसे मोलारिटी की अपेक्षा ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन फिर भी आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मलिटी है क्या? नॉर्मलता मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहा है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट को फर्स्ट ईयर में ये चीज़ को डिस्कस किया जाता है। अगर आप ये ग्राम इक्विवेलेंट नहीं समझ में आया तो उसी को डिटेल में भी हम बताएंगे। थोड़ा सा इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। क्या कहा जाता है? वही कहा जाता है, हिंदी में लिखा हुआ है कि 1 लीटर या 1000 सीसी या 1000 ml भी आप लिख सकते हैं। यहाँ विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता वही है विलय का ग्राम समतुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ओके, मतलब जैसे 1 लीटर 1000 सीसी कहो या तो फिर आप 1000 ml कहो, उसमें 1 लीटर का, जैसे यहाँ हमको घोल बनाना है, 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार करना है। अब 1 लीटर में यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कोई भी सब्सटेंस जो इसमें आप डिज़ोल्व करिएगा उसकी एक इक्विवेलेंट लेना है। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब एक समतुल्यांकों की संख्या लेना है। तो इक्विवेलेंट की चर्चा हम लोग इक्विवेलेंट को EQ से शॉर्ट करके हम लोग लिखते हैं। ओके, तो ये क्या है इक्विवेलेंट, अभी चर्चा करेंगे। पहले इसका थोड़ा यूनिट देख ले। जैसे इक्वल टू हम क्या लिखे, नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर। क्यों लिखे? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट में डिनोट किए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। ओके, चूँकि ये लीटर ऊपर जाएगा तो पर लीटर हो जाएगा ना। अब इसको एक्सप्रेशन के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, फिर आ गया वही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट। बस इस फार्मूला को आप थोड़ा याद रख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। फिर ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट जो है उसकी अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट हम लिखे यहाँ एटॉमिक वेट, WT मतलब वेट हो गया, ये शॉर्ट में लिखे हैं। मोल, या इसको हम लोग मोलर मास कहेंगे बाय एन फैक्टर। अब यहाँ एक टर्म आ गया एन फैक्टर, इसको
हर टीचर लोग अलग अलग तरीक़ा से इसको बताते हैं, लेकिन हमें यही ठीक लगता है, तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। अब यह एक टर्म आ गया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को हमने लिखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को, कि एटॉमिक वेट यानी मोलर मास बाय इसका एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर का यहाँ डिस्कस करना है कि क्या होता है एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर को हम यहाँ लिखे हुए हैं कि एन फैक्टर इक्वल टू, एन फैक्टर मीन्स है क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल्स और चार्ज और वैलेंसी। यानी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग जो होगा या वैलेंसी में जो चेंजिंग होगा या वेट में चेंजिंग होगा, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही हो जाता है आपका क्या, ये आपका एन फैक्टर। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ एन फैक्टर की बात आ गई, उसके बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चेंज इन ऑक्सी, इसी को हिंदी में लिखे हैं। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू, इसको शॉर्ट में फार्मूला बनाकर हमने लिखा है कि जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट को डब्ल्यू बी से हम लोग, डब्ल्यू बी जब भी बी मतलब सॉल्यूट माने थे, बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बटा करके भी लिखेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में रहेगा तो इसको, ये बेखूबी आप जान रहे हैं, जैसे हम लोग मोलारिटी में डिस्कस किए थे, खास करके मोलारिटी में भी वॉल्यूम आया था ना, तो यहाँ उसी तरह से लीटर में रहेगा तो इसको डिनोट करिए आप। उसी को अगर मान लो सीसी या एमएल में क्वेश्चन में दिया है तो आप इस फार्मूला को इससे प्रयोग कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को मैंने ये रिप्रेजेंट करके लिखा है। ओके, अब यहाँ जैसे एक, ये आपको अगर नहीं समझ में आए नॉर्मलिटी तो टेंशन नहीं लेना है, आप वीडियो को अच्छा से पॉज करके उसको सुनिए, लेक्चर को बढ़िया से, या तो फिर आप एक काम करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि नहीं समझ में आया हो, तो मैं इसको और मॉडिफाइड करके समझाऊंगा। नॉर्मलिटी बस कुछ नहीं है, जैसे हम लोग कहते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, जैसे मोलरिटी में कहते थे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय उसका क्या था, नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग निकालते थे वेट बाय मॉलिकुलर वेट, उसी तरह से यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट बाय उसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, बाकी वॉल्यूम वहाँ भी था मोलरिटी में, यहाँ भी वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा। अब नॉर्मलिटी बस सबको याद रखना है, ये फार्मूला अगर याद रख लिए आप, डब्ल्यू बी बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको ये फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यही नॉर्मलिटी का फार्मूला है। अब यहाँ जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर कर देगा। कहता है कि कैलकुलेट नॉर्मलिटी इन 100 cc एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ 3.16 ग्राम KMnO4। ठीक है, अब आपको इक्विवेलेंट वेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा चिंता में डालेगा कि क्या है ये, कहाँ से लाए हैं। अभी आपको ये पूरा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बना के डाला है। कहता है कि आपको नॉर्मलिटी निकालना है 100 cc सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में, किसका, 3.16 ग्राम KMnO4 का निकालना है। तो 3.16 ग्राम KMnO4, अब ये पोटासियम पर मैग्नेट है, पोटासियम पर मैग्नेट जिसका फार्मूला KMnO4 होता है, तो वो 3.16 ग्राम KMnO4 एक है, उसी एसिडिक सॉल्यूशन में से आपको नॉर्मलिटी निकालना है, जो 100 cc वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एक 100 cc का एक वॉल्यूम यानी कि सॉल्यूशन है, तैयार किया गया है 100 cc का ये सॉल्यूशन तैयार किया गया है। अब इसके नॉर्मलिटी निकालना है, इसमें KMnO4 सॉल्यूशन बनाया गया है, KMnO4 सॉल्यूशन इसमें 100 cc सॉल्यूशन में बनाया गया है, तो इसी का हमको नॉर्मलिटी ज्ञात करना है। तो कैसे, मतलब क्वेश्चन से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि KMnO4 100 cc में डिज़ोल्व है, 100 cc वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, पोटासियम पर मैग्नेट। ओके, कितना, 3.16 ग्राम KMnO4। तो आपको यहाँ सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, तो वही चीज़ गिवन डेट करके लिखें कि वेट ऑफ सॉल्यूट 3.16 ग्राम,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 सीसी, आप इसको लीटर में भी बदल सकते हैं। तो 100 सीसी को लीटर में बदलने के लिए 1000 से यहाँ डिवाइड कर दिए तो 1/10 बचा लीटर। आप इसको इसी तरह से रहने दीजिए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जिसको हम लोग MB से डिनोट करते हैं, KMnO4 पर निकालेंगे। तो KMnO4 पर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पोटासियम का मॉलिक्यूलर मोलर मास, ठीक है, एटॉमिक मास 39, Mn का 55, ऑक्सीजन का 16 और ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 4 है ना। तो ये 158 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 158 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, नॉर्मलिटी। क्या निकालना है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। हम लोग ये जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। नॉर्मलिटी तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि वेट तो पता है लेकिन हमको ग्राम इक्विवेलेंट तो पता नहीं है। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये फार्मूला पर हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पहले हम लोग को निकालना हो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे ये निकालें कि अब यहाँ हमको ये चीज़ भी निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ निकालना होगा। तो कैसे, हम ये फार्मूला लगाए हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट बाय उसका एन फैक्टर। आ गया वही चीज़, मॉलिक्यूलर वेट बाय उसका एन फैक्टर, ठीक है। अभी हम आपको बताए थे कि अगर एटॉमिक वेट कब लिया जाता है, जब कोई एक एटम होता है, जब एलिमेंट होता है। यहाँ पूरा एक चर्चा हो रहा है मॉलिक्यूल का, मतलब कि एक कंपाउंड का, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, ठीक है। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बाय उसका एन फैक्टर, ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, तो इसी को यहाँ लिखे। अब यहाँ हमको एन फैक्टर मतलब तोड़ तोड़ को आपको बता रहे हैं, निकालना है इसमें कि आपको वेट पता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता नहीं है। तो ग्राम इक्विवेलेंट से आपको निकालिए वेट बाय उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट से। तो ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ इक्विवेलेंट वेट फिर निकालिए, मॉलिक्यूलर वेट बाय उसका एन फैक्टर। अब एन फैक्टर आपको नहीं पता है तो एन फैक्टर का मतलब ही होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल्स। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल से हम यहाँ निकाल सकते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंजिंग आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक एसिडिक क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है KMnO4। तो KMnO4 को अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में, ठीक है, अम्लीय विलयन में अगर इसको हम लोग थोड़ा सा खोलकर तोड़ते हैं इसको, तो KMnO4 आप लोग ये फर्स्ट ईयर में जान रहे होंगे कि KMnO4 हमेशा Mn पर 2+ आयन में टूट जाता है, ओके। किस में, एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन में हमेशा KMnO4 Mn2+ रिलीज करता है। अब Mn पर 2+ आयन रिलीज करता है तो यहाँ से एन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो एन फैक्टर निकालने के लिए इसको हम लोग क्या लगाएंगे, अब एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल्स। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये एन फैक्टर कैसे निकाले हैं, बढ़िया से आप समझिएगा कि एन फैक्टर जैसे आपका ये 7 कहाँ से आया, पहले इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, किसका, Mn का, ओके। अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट ईयर का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले कैसे, अगर आप नहीं निकालने जानते हैं तो इसको Mn को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर x मान लीजिए, ठीक है, कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर Mn = x। तो x मान लीजिए, तो x आप यहाँ मान लीजिए, ये x हो गया। और आप इसको k को जानते हैं ना, तो k को जानते हैं तो इसको आप क्या कीजिए कि k का चार्ज कितना होता है k पर, +1। तो आप इसको लिखिए +1, 1 हो गया, ओके। फिर Mn का x मान है तो x लिखिए। फिर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 लिखिए। और ऑक्सीजन पर चार्ज हमेशा कंटेन करता है -2, कितना, -2। तो यही सॉल्व करने के बाद 1 + x आप इसको सॉल्व करिएगा। तो 1 + x - 8 = ऑक्सीडेशन किसी भी कंपाउंड का कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो यही करके आप उधर ले आइए तो x = कितना आ जाएगा, 7। आप फिर से देखिए कि आप अगर यहाँ x माना है, थोड़ा सा ये छोटा हो जा रहा है, k को अब यह थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिखते हैं, +1 माने हैं, Mn को x माने हैं, x प्लस माइनस ये 8 आ गया, ठीक है। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड का 0। तो ये x हो गया, ये 1 और ये -8 आपका चला गया, तो आपका कितना हुआ, -7 = 0। तो x =
कितना हो गया +7, x इक्वल टू +7। ओके, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया Mn का। अब क्या किए ये 7, अब यहाँ हम लोग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं कि 7 में से, ठीक है, अब ये 7 था और यहाँ कितना +2 आयन है, यहाँ 7 आयन हम खुद से निकाले ऑक्सीडेशन नंबर और ये 2 आयन दिया, मतलब ये टूट गया है सॉल्यूशन Mn2+ में। तो 7 इसमें से आप रिएक्टांट माइनस प्रोडक्ट घटा दीजिए, तो 7 - 2। अब यहाँ जितनी भी संख्या, जैसे यहाँ ये रहता पोटासियम डाइक्रोमेट, और पोटासियम डाइक्रोमेट का हम लोग निकालते हैं। पोटासियम डाइक्रोमेट का फार्मूला K2Cr2O7, ठीक है। तो ये क्रोमियम का, तो क्रोमियम यहाँ कितना आइटम है, 2 आइटम है, ठीक है। तो यहाँ हमको ऑक्सीडेशन नंबर में भी 2x मानना पड़ता, और प्लस यहाँ भी ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ क्रोमियम कितना, हम लोग क्रोमियम के लेकर ना चल रहे हैं, तो क्रोमियम यहाँ 2 ठो आइटम है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता, किस जगह पर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ Mn की संख्या हमारा कितना है, 1 है। तो 7 यानी रिएक्टांट माइनस प्रोडक्ट 7 - 2, और ये इंटू कितना आ गया 1। 1 कैसे लिखे, ये चूँकि Mn का संख्या कितना है 1, तो ये निकल कर आ जाएगा 7 2 यानी 5, ये 5 आ गया। ये 5 क्या आ गया, एन फैक्टर, यानी एन फैक्टर हम निकाले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी निकालना हो तो जो रिएक्टांट का जो भी आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं वो प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन नंबर से यानी उसके चार्ज से घटा दीजिए, और जो भी जितने भी आइटम रहेंगे उसके अपेक्षा, चूँकि Mn यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ भी और यहाँ भी, तो रिएक्टांट प्रोडक्ट दोनों Mn है, तो जो संख्या होगा Mn का जितना आइटम का संख्या, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया और 5 निकल कर आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट मेरा निकल कर आ गया कितना, 5, सॉरी, इक्विवेलेंट वेट यहाँ हमारा सॉल्यूट का निकल के आएगा क्या, एटॉमिक वेट बाय उसका एन फैक्टर, तो 158 उसका मोलर मास था और एन फैक्टर 5 है, तो ये डिवाइड करके 31.6 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ नॉर्मलिटी हमको निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज़ में दिया हुआ है, ठीक है। अब यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 cc, तो इसको हम लोग क्या करें कि वेट ऑफ सॉल्यूट 3.16 फार्मूला पर बैठा दिए इसको, इक्विवेलेंट वेट 31.6, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, और ये हम बोले थे ना कि सीसी से अगर यहाँ सीसी ml में रखो तो आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। इसका मतलब नॉर्मलिटी मेरा कितना निकल के आ गया, इसको हम लोग नॉर्मलिटी को हम लोग 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भी बोल सकते हैं, या तो डायरेक्ट इतना नहीं लंबा इसका यूनिट लिख के 1 कैपिटल एन कर दीजिए, यानी 1 नॉर्मलिटी। जैसे हम लोग मोलारिटी में भी आता था तो डायरेक्ट लिखते थे ना कैपिटल एम, या मोलालिटी में भी आता था तो स्मॉल एम, उसी तरह से कैपिटल एन लिख दीजिए, तो ये नॉर्मलिटी हो जाएगा। ओके, तो ये नॉर्मलिटी, आई होप कि ये नॉर्मलिटी जो है सो आपका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर कुछ नहीं है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और आपको समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे। तो नोट में यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो काफ़ी प्रश्न में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर यहाँ, कि कहते हैं क्या, मास परसेंट यानी वेट परसेंटेज, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये सब जितने भी हम लोग पॉइंट, ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, वेयर एज मोलारिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट किए हैं, नॉर्मलिटी कैपिटल एन से डिनोट किए हैं, आर ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के फंक्शन पर ही होता है, क्योंकि ये वॉल्यूम पर ही डिपेंड करता है, कौन, नॉर्मलिटी और मोलारिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस इज बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर, एंड द मास डज नॉट, मास कभी भी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपका कभी भी मास जो है सो कोरिलेट नहीं करता है टेम्परेचर से। जब भी कोरिलेट करेगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ही रिलेशन आपका कोरिलेट करेगा। तो आप मतलब ये जब भी आपको ये कंसेप्ट
जैसे लगे कि जैसे नॉर्मलिटी है, मोलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जहाँ वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा ही, और जहाँ वॉल्यूम नहीं रहेगा वहाँ टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। उसी को हिंदी में ये रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, तो ये है। अब हम लोग इस चैप्टर में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है वो देख चुके, डिस्कस कर चुके। अब अगले जो वीडियो में आएगा, वो अगले वीडियो में लगातार आपको जो 5 वीडियो डालेंगे सॉल्यूशन का, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी, गैस के सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हेनरी लॉ के बारे में, जो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर प्लीज़, मतलब आप इसे जो भी समझें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों। ओके।